हेलो स्टूडेंट, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस प्रकार से वैरायटी हम अलग अलग देखते हैं और किस प्रकार से हम उन्हें क्लासीफाइड करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था यहाँ पे विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर हमने कहा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या होती है। सिंपली जब हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं तो हमने कहा किसी भी चीज़ की जो अलग अलग वैरायटी है या कोई भी चीज़ है उसके अलग अलग जो रूप हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी कहते हैं। अब जब यहाँ पे बात आती है बायोडाइवर्सिटी की तो हमने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, उनमें जो अलग अलग विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कह रहे थे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था, अभी तक हमने डाइवर्सिटी को देखा है, बायोडाइवर्सिटी की बात हमने की है। नेक्स्ट हमने कहा है क्लासिफिकेशन। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने जो अर्थ होती है, अर्थ में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, अनगिनत स्पीशीज होती हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अब हम किस प्रकार से इनकी स्टडी करें उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया, हमने वहाँ पे वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग ग्रुप हमने बना दिए। अब जब हमने ग्रुपिंग वहाँ पे की तो अब हमें हर एक जो जीव है, हर एक स्पीशीज है, स्पीशीज के एक ही जीव की हम स्टडी करेंगे, हर एक जीव की हमें स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट हेडिंग में हमने देखा नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी। हमने कहा कि किसी भी जीव के बारे में इजीली स्टडी करने के लिए हमें वहाँ पे ग्रुपिंग हमने की, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम हर एक जीव के बारे में स्टडी करें। और जब हम किसी की स्टडी हमें क्यों करनी है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमें, ठीक है, हमने कहा कि वर्गीकरण के लिए, वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी भी जीव की स्टडी करनी है, उसका अध्ययन करना है। अब हम उस जीव के बारे में या उस पादप के बारे में क्यों अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमें उसके गुणों, उसके लक्षणों के बारे में पता चले, ताकि हम उससे क्या, हो सकता है कि हमें वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो रहे हों, हो सकता है कि हम उसके कुछ हानिकारक प्रभाव हों, जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, हानिकारक प्रभाव को रोक सकते हैं, और जो लाभदायक प्रभाव है उन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन के द्वारा हम हर एक जीव के बारे में यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा जो क्लासिफिकेशन है वो एरिस्टोटल ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। तो हमने क्या देखा, हमने कहा एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग एनवायरनमेंट। अब एरिस्टोटल ने क्या किया, जब वर्गीकरण किया तो उनके एनवायरनमेंट, उनके वातावरण के अनुसार उन्हें क्लासिफाइड किया, यानी कि कौन सा जीव किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है उसी अनुसार उसको विभाजित कर दिया था। सो ही कैटेगराइज दैम एज ईदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो इन्होंने क्या किया, दो वर्गों में डिवाइड कर दिया है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि जलीय जीव और स्थलीय जीव। जो भी जीव जल में रह रहे हैं वो जलीय जीव कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। जो स्थल में रह रहे हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कह रहे हैं। अब ड्रॉबैक भी आ गए हैं, यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक आते हैं, यानी कि कुछ कमियां होती हैं किसके, एरिस्टोटल में ने जो ये ग्रुपिंग की थी उसमें कुछ क्या थी, कमियां थी। क्या कमियां थी, both in sea as well as on land we can find animals and plant, यानी कि हमने कहा मोर ओवर देयर आर अ वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक अ सी हॉर्स अलॉन्ग विद अ लार्ज एनिमल्स लाइक व्हेल, सो दिस वाज नॉट अ गुड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कह रहा है, बोथ सी एज वेल एज ऑन लैंड वी कैन फाइंड एनिमल्स एंड प्लांट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल दोनों ही हम कहाँ पे, टेरिस, जलीय जल में भी पाते हैं और स्थल में भी पाते हैं। मोर ओवर देयर आर अ वेरी स्मॉल एनिमल्स, यहाँ पे क्या आते हैं। अब ये कह रहा है कि इन्होंने कहा कि दो ग्रुपिंग कर दी, जो स्थल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं। अब हमने कहा जल में एनिमल भी रहते हैं और प्लांट भी रहते हैं, और स्थल में भी क्या होते हैं, एनिमल भी होंगे और वहाँ पे प्लांट भी होंगे। सेकेंड जो बात आ रही है, कुछ जो एनिमल होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया है, सी हॉर्स आ गया है। अब जो इतना छोटा जो यहाँ पे सी हॉर्स है वो भी पानी में पाया जाता है, और इतना बड़ा जो क्रिएचर है जिसे हम व्हेल कह रहे हैं वो भी पानी में पाया जाता है। तो दोनों में हमने कहा, अगर हमने प्लांट्स की बात की, हमने कहा घास होती है, घास भी प्लांट में ही आता है, और जो ट्री है, ट्री यानी कि जो पेड़ है वो भी पादप है। लेकिन दोनों के जो कैरेक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, उनकी संरचना को लेके, उनमें जो क्रियाविधि होती है उसको लेके, उनका जो पोषण
किस प्रकार से हो रहा है उसे लेके, कंडक्शन किस प्रकार से हो रहा है उसे लेके, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है कौन सी प्रोसेस पाई जा रही है, यानी कि हर एक एस्पेक्ट में उनमें क्या उसकी विभिन्नता पाई जाएगी। उसी अनुसार अगर हम सी हॉर्स की बात करें और हमने यहाँ पे वेल की बात की, हमने कहा दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा था, इसी यही क्या थी इसकी कमी थी। नेक्स्ट हमने बात की है अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। ये बात हमने कर लिया, हमने कहा अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करें, लेकिन ग्रुप में किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी ग्रुप बनाया रैंडम ग्रुप और उसमें हमने किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट को हमने उसमें डाल दिया। कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे, कुछ ऐसे गुणधर्म होंगे, ऐसा एक आधार होगा जिसके अनुसार हम क्या करते हैं वहाँ पे अलग अलग ग्रुप में एनिमल को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आधार हमने कहा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है कितना वहाँ पे स्पष्ट है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, उसके आधार पर हमारे पास दो प्रकार के ग्रुप आए थे। हमने कहा यहाँ पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं हमने कहा वो प्रिमिटिव हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे पुराने हैं, और यूकैरियोटिक हमने कहा जो कि जिनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है डेवलप होती है। इसका मतलब कि ये जो जिनमें भी जो भी यूकैरियोट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा डेवलप होंगे। सेकंड जो बेस हमारे पास आया था, हमने कहा था नंबर ऑफ सेल। अब सेल के नंबर के आधार पर भी हमारे पास दो ग्रुप आए थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यानी कि हमने कहा हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, जिसमें एक कोशिका पाई जा रही है वो यूनिसेलुलर है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही है वो क्या है यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। चलिए अब यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो आधार आता है, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है उसका क्या आधार है। तो नया जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण किस प्रकार से हो रहा है। किसी एनिमल की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, यानी पादप की बात करें, उसमें पोषण किस प्रकार से हो रहा है उस आधार पर हमने दो ग्रुप यहाँ पे डिवाइड किए थे, स्वपोषी और परपोषी की हमने बात की थी। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हमने जब डिफाइन किया था परपोषी और स्वपोषी को, हमने कहा था कि जो स्वपोषी होते हैं वो जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो जो कच्ची सामग्री है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते हैं। वही हम बात करें परपोषी की, हमने कहा जब परपोषी अपने भोजन का निर्माण करता है तो अपने भोजन के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री होती है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो बात करें अगर पहले स्वपोषी की, स्वपोषी के एग्जाम्पल में हमारे पास आए थे प्लांट। तो स्वपोषी का जो एग्जाम्पल हमारे पास आए थे वो है पादप। पादप, तो पादप क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब जब भोजन बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ कच्ची सामग्री हुई, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा। क्या क्या रॉ मटेरियल है हमारे पास आया, हमने कहा पहले प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब अगर सूर्य के प्रकाश की बात की जाए तो कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, सूर्य से हमें प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो पादप है वो सूर्य के प्रकाश के लिए ना तो किसी अन्य पादप पे निर्भर है, ना ही किसी जीव पे निर्भर है। प्रकाश वो कहाँ से, हमारे वातावरण से प्राप्त कर रहे हैं। सेकेंड हमने कहा जल। अब जल भी क्या है, जल भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल को भी कहाँ से, प्रकृति से प्राप्त करेगा। जल के लिए भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये निर्भर नहीं करेगा। तीसरा हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी हमारे वातावरण में ही प्रेजेंट होती है, तो वातावरण से ही जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। और अगर हम चौथी की बात करें तो हमने कहा यहाँ पे क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। अब क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो इन चार चीजों की आवश्यकता होती है जो प्लांट है, प्लांट को भोजन बनाने के लिए, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो विधि है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है, पत्ती में पाई जा रही है। और किन किन चीजों की आवश्यकता है, ये हमारे पास कच्ची सामग्री आ गई है।
अब हम देखेंगे चारों जो चीजें हैं ना तो किसी पादप से प्राप्त कर रहे हैं, ना ही किसी ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि किसी जीव जंतु से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सारा वातावरण से प्राप्त हो रहा है। तो जो भी अपनी जो कच्ची सामग्री को, भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री को वातावरण से ले रहा है, उससे हम कह रहे हैं स्वपोषी, क्योंकि अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं, किसी भी जीव पे निर्भर नहीं है। ये बात हो गई है स्वपोषी की। तो हमने यहाँ पे हमारे पास ऑटोट्रॉप के बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए हैं, जैसे प्लांट हो गया है, एल्गी हो गई है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी केमिकल की प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल आए हमारे पास? स्वपोषी के एग्जाम्पल आए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हेटेरोट्रॉप की, तो हेटेरोट्रॉप में एनिमल्स आ गए हैं, फंजाई आ गया है, प्रोटोजोआ आ गए हैं, और मोस्ट बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए हैं, जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमल्स की। हमने कहा जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे, अब जब भी हम अपना भोजन बनाते हैं तो हमारे भोजन के जो स्रोत हैं वो सिर्फ दो स्रोत हमारे पास आते हैं, पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। अब आप जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, जो भी चीज़ें आप खाते हो, अगर आप उसका स्रोत देखोगे तो दो ही स्रोत हमारे पास आएंगे। इसका मतलब हम अपने भोजन के लिए स्पष्ट रूप से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किसी प्लांट पे निर्भर करते हैं। ये बात क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे फंगाई की, यानी कि कवक की, तो कवक को जब हमने बात की, अभी हमने हेटेरोट्रॉप में हम कंबाइंडली चल रहे हैं, तो हेटेरोट्रॉप यानी परपोषी भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये परजीवी होता है, परजीवी का मतलब है कि जो कि दूसरे पे आश्रित है। फिर हमने कहा मृतपोषी होता है, तो हेटेरोटाइप के अलग अलग टाइप हम पढ़ चुके हैं। और जो फंजाई आता है वो किस में आता है? वो आता है मृतपोषी में। मृतपोषी का मतलब क्या है? कि जो अपना जो पोषण है किसी मृत से ले रहा है। तो आप फंजाई को देखोगे, हमने मशरूम का एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था जहाँ पे भी कोई सड़े गले पदार्थ होते हैं वहीं पे क्या होता है? मशरूम ग्रो कर जाता है। इस प्रकार से हमारे पास कितने यहाँ पे ग्रुप आए? दो ग्रुप आए हैं। हमने कहा ऑटोट्रॉप organism producing their own food are called autotrophs. All green plants are autotrophs. They have a pigment chlorophyll in green parts which facilitate photosynthesis. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट हमने बात कर ली है हेटेरोट्रॉप्स की। हमने कहा ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन आइदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. They don't have chlorophyll. All animals, fungi and certain bacteria and protozoa belongs to this group. तो यहाँ तक हमारे पास एक और बेस आ गया है। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो आधार आता है वर्गीकरण का, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने कहा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म which are small like hydra, particular group of cell are assigned a particular function. यानी कि जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि छोटे हैं, जैसे कि हाइड्रा यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे कोशिकाओं का कुछ जो ग्रुप है वो पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। बट इन लार्जर ऑर्गेनिज्म टिश्यू ग्रुप टू फॉर्म एन ऑर्गन विच इज टर्न make organ system. For example, in human beings there are a separate system for performing a specific task. यानी क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी, हमने जब वर्गीकरण का आधार पढ़ा था, हमने कहा था कि कोशिकाओं के नंबर के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के जीव आते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारे पास आधार है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी, यानी कि जो बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार से हो रखा है। यहाँ पे हमारे पास मल्टी सेलुलर के दो एग्जाम्पल आते हैं, पहला हाइड्रा है, दूसरा ह्यूमन बींग्स है। तो हमने बात की कि हमारे पास यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के दो एग्जाम्पल आए हैं। पहला हमने बात की है यहाँ पे हाइड्रा की, सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमंस की। तो ये कह रहा है कि दोनों में क्या है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन दोनों का अगर हम बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें, हम दोनों की संरचना देखें, फिर भी वहाँ पे अंतर पाया जा रहा है। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हमने कहा कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल है
कुछ कोशिकाएं हैं। अब वो कुछ कोशिकाएं ग्रुप में मिलके क्या करती हैं, अलग से फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। वहीं हम बात करें जो क्या होता है लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे कोशिकाएं मिलके पहले टिश्यू का निर्माण कर रही हैं। पहले क्या होंगे, जो कोशिकाएं होंगी, कोशिका ऊतक का निर्माण करेंगे, बहुत सारे ऊतक मिलके फिर ऑर्गन का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। अब वो ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा, एक अलग से कार्य करेगा। तो यही डिफरेंस पाया जा रहा है, जहाँ हाइड्रा में सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ सेल, कुछ कोशिकाओं का समूह कार्य कर रहा था, वही हम अगर बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में सिर्फ कुछ कोशिकाओं का समूह नहीं था, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बने, ऊतकों के समूह से ऑर्गन बने, ऑर्गन के समूह से यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बना, तब जाके यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने कहा रेस्पिरेशन, हमने कहा डाइजेशन। तो डाइजेशन जब हमने पढ़ा था, हमने इतने सारे ऑर्गन पढ़े थे, हमने बक्कल कैविटी देखी, उसमें टीथ थे, उसमें हमारे टंग थी, उसमें हमारे ग्लैंड से सलाइवरी ग्लैंड था, उसके बाद हमारा इसोफेगस आया, फिर हमारी स्टमक आई, फिर यहाँ पे हमारे कुछ ग्लैंड्स आए जैसे कि लिवर और पैनक्रियाज आए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आया। अब इतने सारे जो ऑर्गन मिलके क्या कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे डाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। तो यही फर्क है किसमें, कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इवन इन लार्जर प्लांट्स देयर इज अ सेपरेट रूट सिस्टम फॉर कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो हम बात करें किसकी, जो यहाँ पे एनिमल्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जो हायर प्लांट्स होंगे वहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो रूट सिस्टम होगा वो क्या होगा, वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए होगा, यानी कि पानी के परिवहन और जो खनिज लवणों के परिवहन के लिए रूट सिस्टम होता है। और जो पत्ती होगी वो किसके लिए होगी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए अलग से यहाँ पे पत्ती होगी। वहीं हम बात करें फ्लावर की, तो रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पे क्या होगा, फ्लावर होगा। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स organism can be further classified into a various subgroup। तो इसीलिए यहीं से हमें क्या पता चलता है कि ग्रुप के बाद सब ग्रुप क्यों बने होंगे। हमने कहा सिंपली हम ये कह देते कि यहाँ पे जो एनिमल है, कोशिकाओं के आधार पर अगर हम विभाजित कर देते तो यहाँ पे दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, हाइड्रा भी और मनुष्य भी। लेकिन हमने देखा कि मनुष्य का जो शारीरिक संरचना है वो काफ़ी भिन्न है। वही अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो हमने प्लांट्स में पढ़ा था, तो प्लांट्स कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें क्या है, अलग अलग ऑर्गन नहीं हम स्पष्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, अगर हम थैलोफाइटा का एग्जांपल ले रहे थे, हमने कहा थैलोफाइटा जो प्लांट है उनकी बॉडी ऐसे है जैसे कि थैलस जैसे है, यानी कि उसमें अंगों का जो स्पष्टीकरण है वो नहीं हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि लीफ कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे है। वही अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की या जिम्नोस्पर्म की, तो वहाँ पे जो प्लांट है वो फुली डेवलप्ड है, यानी कि ये जो सारी जो हमने बात की, हमने रूट सिस्टम की बात की है, हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात की है, हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात की है, सारी ही चीज़ें वहाँ पे पाई जा रही हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने ग्रुप तो बना लिए थे, लेकिन ग्रुप के बाद अब हमने सब ग्रुप भी बना लिए। हमने देखा कि अगर हाइड्रा और जो मनुष्य है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अब हमने उन्हें अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखिए पहले ग्रुप एक था, पहले हमने एनिमल में उन्हें रखा था, अब हम सब ग्रुप बना रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि और स्पेसिफिक विशिष्ट गुणों को लेके अब हम उन्हें सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। वही चीज़ हमने प्लांट में भी की है। हमने पहले क्या किया, कॉमन सा कैरेक्टर लिया, हमने कहा देखते हैं कि कौन जो है वो स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट हैं वो कौन से हैं। फिर हमने देखा कि इनमें जो इनकी संरचना है किस प्रकार से है, तो संरचना के आधार पर अब हमने सब ग्रुप में इन्हें डिवाइड कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे बायोलॉजिस्ट सच एज अर्न हैकल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल बोस have tried to classify all living organism into broad categories called kingdom। देखिए कुछ बायोलॉजिस्ट थे जिनके आपको नाम याद रखने हैं। अर्नस्ट हैकेल है 1894 में, रॉबर्ट विटेकर है 1959 में, और कार्ल बॉस है 1977 में। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, और इन्होंने 5 जगतों की बात की थी, 5 किंगडम की इन्होंने बात की थी। तो यहाँ पे इन्हें जाना जाता है विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पांचों के पांचों किंगडम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो किंगडम है वो है मोनेरा।
अब अगर मोनेरा की बात की जाए तो मोनेरा में कौन आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं, यानी कि इसमें क्या आएंगे, बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटोजोन्स, यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फंजाई, यानी कि कवक आ गए हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास प्लांटी, जितने भी प्लांट होंगे वो प्लांटी में आएंगे, और जितने भी एनिमल होंगे वो कहाँ आएंगे, एनिमेलिया में आएंगे। ये तो एक ब्रॉड टर्म की बात है, एक तो ये सबसे बड़ा जो क्या है यहाँ पे ब्रॉड एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार का होता है। सेम वही चीज हमने प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में भी कुछ देर पहले की थी। हमने कहा था जितने भी एनिमल हैं वो एनिमेलिया में आते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांटी में आते हैं, लेकिन अभी इसके बाद बहुत सारे जो डिवीजन है, बहुत सारा डिवीजन होना बाकी है। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, जो 5 किंगडम है उनके नाम आपको याद रखने हैं, और किसने ये 5 किंगडम दिए थे उनके आपको नाम याद रखने हैं, यानी कि साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए, हमने बात कर ली है अब यहाँ पे 5 किंगडम की। अब हम देखेंगे जो 5 किंगडम है इन्हें हम फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, यानी कि जो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक किंगडम का एग्जांपल लेंगे, चाहे हम मोनेरा का ले लें या फिर हम एनिमेलिया का ले लें। तो किंगडम के बाद क्या आएगा वो हम देखेंगे, कि जैसे कि हमने कहा किंगडम के बाद फाइलम आएगा। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा के अंदर कुछ फाइलम होंगे, या फिर हम बात करें एनिमेलिया की तो एनिमेलिया के अंदर कुछ फाइलम होंगे। इस प्रकार से जो वर्गीकरण है उसके हम आगे हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा फर्दर लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन बियॉन्ड किंगडम, यानी कि किंगडम के बाद भी बहुत सारे यहाँ पे वर्गीकरण हुए हैं। किस प्रकार से हुए हैं, हमने कहा किंगडम के बाद यहाँ पे फाइलम आता है, यानी कि हमने और विशिष्ट गुणों के आधार पर किंगडम के बाद हमने फाइलम यहाँ पे बनाए हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, जैसे कि हमने कहा किंगडम एनिमेलिया, अब किंगडम एनिमेलिया में जितने भी वहाँ पे एनिमल्स होंगे सारे वो आ जाएंगे, चाहे वो एक्वेटिक हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैं, चाहे उनका जो उनकी जो संरचना है वो पूर्ण रूप से विकसित है या फिर वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अब फाइलम में हम क्या देखेंगे, हम फाइलम में अलग अलग हमने फाइलम बनाए हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत कुछ फाइलम आए होंगे। अलग अलग फाइलम में अब हमने क्या कर दिया, जो एनिमल्स हैं उन्हें बांट दिया है। एक ही कैरेक्टर वाले जो एनिमल्स होंगे उन्हें हमने एक फाइलम में रखा, और जिन दो जीवों में यहाँ पे भिन्नता पाई जाएगी उन्हें हम अलग अलग फाइलम में रख देंगे। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे एनिमल्स का तब हम कहेंगे उसे फाइलम, यानी कि फिर किंगडम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे फाइलम आएगा। जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट्स का हम कहेंगे डिवीजन। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो फाइलम के बाद फिर हमने फाइलम बनाए, यानी कि एक किंगडम था, एक किंगडम के हमने बहुत सारे फाइलम बना दिए हैं। अब हमने क्या किया, फाइलम को की भी हमने बहुत सारी क्लासेस बना दी गई हैं। हमने क्या किया, फाइलम के बाद यहाँ पे क्लास बना दी है, यानी कि एक फाइलम के बहुत सारी क्लास होंगी। अब हमने क्यों क्लासेस बनाई है, वही हमने गुणधर्मों के आधार पर अब और ज़्यादा स्पेसिफिक हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास के हमने बहुत सारे ऑर्डर बना दिए, और ऑर्डर भी हमने उसी एस्पेक्ट में बनाए हैं, उसी आधार पर बनाए हैं कि हमने क्या कर दिया, फिर और ज़्यादा विशिष्ट गुणों को लेकर के हमने क्या किया, वहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो और ग्रुपिंग कर दी। फिर हमने एक ऑर्डर के बहुत सारी फैमिली बना दी गई है, और एक फैमिली के हमने बहुत सारे जीनस बना दिए गए हैं, और जीनस के हमने क्या कर दिया, स्पीशीज बना दी गई है। तो अब क्या होगा, क्यों हम इतने सारे वर्गीकरण कर रहे हैं, क्यों हमने सिर्फ फाइलम तक नहीं किया, सिर्फ क्लास तक नहीं किया। देखिए, हमने कहा बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर हो जाता है तो फिर क्या होता, हम किसी एक जीव की स्टडी कर लेते, किसी एक पौधे की स्टडी कर लेते, तो ऐसा संभव नहीं था कि हमने सारे फाइलम की स्टडी कर लिए, क्योंकि ये बात हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, हमने कहा कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे अभी पत्ती में तने में कोई अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जहाँ पे पत्ती तना फूल फल सारी चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम दोनों दोनों में से अगर हमने किसी एक पौधे की स्टडी कर ली, पौधे के बारे में हमने अध्ययन कर भी लिया, तो हमें दूसरे की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी।
तो हमने क्या किया, इसीलिए हमने क्या कि बहुत सारे हमने ग्रुप बनाए और हमने क्या देखा, जब एक स्पीशीज में जितने भी वहाँ पे जीव होंगे उनमें से हमें अब एक ही जीव की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीशीज में जो जीव होंगे उनके लगभग लगभग जो गुणधर्म होंगे वो एक जैसे ही पाए जाएंगे। इसीलिए क्या हुआ, इतने सारे यहाँ पे हमने सब ग्रुप हमें बनाने पड़े थे। इस प्रकार से अब क्या होगा, सबसे पहले हमने देखा कि फाइलम और स्पीशीज में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो फाइलम में सारे ही जो जीव जंतु है वो आ जा रहे हैं। स्पीशीज में हमने देखा कि अब और स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज अ स्पीशीज। यानी कि हमने क्या कहा, हमने कहा गुणधर्मों के आधार पर जब हमने जीवों को वर्गीकृत किया और वर्गीकरण करते करते हम सबसे छोटी इकाई पर आ गए हैं वर्गीकरण की। यानी कि स्पीशीज में जितने भी जंतु होंगे उनके लगभग लगभग कैरेक्टर एक जैसे ही होंगे, समान होंगे। जैसे कि हमने कहा एक हम जो स्पीशीज हैं, हमने कहा होमो सैपियंस सैपियंस हमें, तो जितने भी मनुष्य होंगे उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जैसे ही होंगे। हमने कहा हमारी जो संरचना है वो एक जैसी ही होगी। हमने कहा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो एक जैसे होंगे, हमारे में ऑर्गन एक जैसे होते हैं, हमारे जो शरीर के अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो एक जैसे ही होती हैं। सिर्फ डिफरेंस आता है यहाँ पे व्यवहार का, बिहेवियर का। बाकी अदरवाइज जितना भी यहाँ पे हमारा जो जितनी भी हमारी जो प्रोसेस है, जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं वो सेम ही पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जो वर्गीकरण की इकाई है वो क्या है हमारे पास, स्पीशीज आई, यानी कि सबसे छोटी इकाई है किसकी, वर्गीकरण की। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ब्रॉडली स्पीशीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड रेप्यूटेट। तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने कहा कि जो किंगडम है, किंगडम के बाद कौन कौन से ग्रुप आते हैं। लेकिन हमें ये पता चला कि वर्गीकरण की जो इकाई है वो क्या है, यहाँ पे स्पीशीज है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे किंगडम के बारे में। जो 5 किंगडम हमने पढ़े हैं, अब एक एक करके हम उनके कुछ कैरेक्टर, कुछ गुणों को देख लेते हैं, क्या क्या बेसिक कैरेक्टर होते हैं हर एक किंगडम के। तो सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम आएगा वो आएगा मुनेरा। तो मुनेरा यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। यानी कि इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये क्या होंगे, प्रोकैरियोट होंगे। अब जितने भी हमने क्या देखे हैं वर्गीकरण के जो आधार देखे हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। और जब जब आप यहाँ पे किसी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, किसी फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, आपको देखना है कि इनमें कौन सा कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट कहेंगे। सेकंड कह रहा है और ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड आर यूनिसेलुलर, यानी कि ये कह रहा है कि ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक ही कोशिकाओं से क्या होंगे, बने होंगे। नेक्स्ट हमने कहा सेल वॉल प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप। कुछ कुछ जो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सेल वॉल पाई जाएगी। अब देखिए हम जब आगे पढ़ेंगे, हमने कहा सेल वॉल किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल्स की, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। अब हम बात करें अगर बैक्टीरिया की, प्लांट की यहाँ पे और फंजाई की, तो हर एक में जो सेल वॉल बनी होती है वो अलग अलग पदार्थ से बनी होती है। जैसे हमने कहा प्लांट में जो सेल वॉल बनी है वो सेलुलोज की बनी हुई है। तो इसी प्रकार से आपको हर एक की सेल वॉल का पता होना चाहिए कि किसकी सेल वॉल किस चीज़ से यहाँ पे बनी है। नेक्स्ट हमने अगर न्यूट्रिशन देखे कि न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है, यानी कि इनका पोषण किस प्रकार होता है, हमने कहा ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हमने देखा था कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे, कुछ क्या होंगे यहाँ पे हेटेरोट्रॉप होंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में ये कुछ बैक्टीरिया को दिखाया गया है।
अलग अलग प्रकार, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं शेप के अकॉर्डिंग। पहला है कोकाई, सेकेंड है बेसिलाई और थर्ड है स्पाइरुलिना। अब ये जो किंगडम है मोनेरा, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरिया जीवाणु के अनुसार हमने दो भागों में इसे विभाजित किया है। पहला हमारे पास आता है आर्किया, सेकेंड आता है यू बैक्टीरिया। अब क्या डिफरेंस है दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में? हमने कहा कुछ बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि द कैटेगरी इन द किंगडम मोनेरा विच कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग इन एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, यानी कि वहाँ पे तापमान इतना अधिक होगा कि वहाँ पे जो जीवन है वो संभव नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु सर्वाइव कर पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम रखेंगे आर्किया में। ये बात सिंपल है। सेकेंड हमने कहा यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया इज फाइलम ऑफ मोनेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन अ नॉर्मल इन्वायरमेंट। अब यू बैक्टीरिया के अंतर्गत वो बैक्टीरिया आएंगे जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि आप और हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। हमने क्या देखा? हमने कहा ऑल द मेजर हेल्पफुल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया वी नो टुडे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो जो भी बैक्टीरिया, हमने जब सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, दो प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे पास आते हैं। हमने कहा कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं, कुछ फो होते हैं, यानी कि कुछ हमारे लिए हानिकारक होंगे और कुछ लाभदायक होंगे। दोनों ही प्रकार के लाभदायक और हानिकारक बैक्टीरिया भी किस कैटेगरी में आएंगे? यहाँ पे यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएंगे। तो आपने अभी तक क्या जाना? आपने जाना मोनेरा क्या होता है, क्या उसके बेसिक कैरेक्टर होते हैं, और मोनेरा को हमने दो भाग में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो क्लास आज आपने जाना कुछ वर्गीकरण के बारे में और किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।